अच्छा, उस पर जब अटैक करती हैं और जब एंटीजन और एंटीजन जाके एंटीबॉडी के साथ लगता है तो उससे अल्टीमेटली क्या होता है कि वहाँ पे आपके पास इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट होता है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होता है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की एक्टिवेशन की वजह से एक तो डायरेक्ट ऑर्गन को जो है एंटीबॉडी अटैक करती है, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स एक्टिवेट होती हैं, वो फिर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को जनरेट करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि रिक्रूटमेंट होती है न्यूट्रोफिल्स की उस साइड पे, और न्यूट्रोफिल्स के साथ मैक्रोफेजेस आते हैं, उस ऑर्गन को सेल को अटैक कर देते हैं जहाँ पे वो एंटीजन मौजूद होता है और इस तरीके से उस सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। क्लियर? तो इस केस के अंदर एंटीजन एक्सोजेनस भी हो सकता है और एंडोजेनस भी हो सकता है। आपके मेजॉरिटी जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं, मिसाल के तौर पे ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया है या इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा है, जिसके अंदर एंटीजेंस जो सेल के ऊपर मौजूद है, आरबीसी के ऊपर मौजूद है, उसके ऊपर बॉडी अटैक करना शुरू कर देती है और सेल्स जो हैं प्रीमेच्योरली डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। वो सेल्स जिनकी एज आरबीसी 120 डेज है वो कम होकर 2 से 4 दिन तक रह जाती है। क्लियर? तो क्यों बनती है? उसके ऊपर जो एंटीजन मौजूद थे, बॉडी समझिए फॉरेन एंटीजन, अब आरबीसी के ऊपर बहुत सारे एंटीजन मौजूद है, तो उसको जब एंटीजन एंटीबॉडी उसके ऊपर जाके जब लगती है, अब वो जब सर्कुलेशन में जाता है, जब वो स्क्रीन से गुजरता है, स्क्रीन जो है वो कॉम्प्लेक्स को इनगल्फ करती है, जिसकी वजह से आरबीसी साइज में छोटा होता रहता है और टाइम आता है कि वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसी तरीके से इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा, जिसको आईटीपी कहते हैं, प्लेटलेट काउंट कम रहता है पेशेंट का, ठीक है, उसके अंदर भी ये मैकेनिज्म है कि बॉडी जो है जो प्लेटलेट के ऊपर एंटीजन मौजूद है उसको फौरन समझती है, उसके ऊपर जाके जब लग जाती है एंटीबॉडी, तो जब वो सर्कुलेशन से गुजर के स्क्रीन में आता है, स्क्रीन में मैक्रोफेजेस पड़े हुए, तो मैक्रोफेजेस उसको इनगल्फ कर लेते हैं और वो प्लेटलेट जिसकी एज नॉर्मली 7 to 9 डेज है, वो 1 से 2 घंटे की एज का से होकर रह जाता है। इसी तरीके से गुड पास्टर सिंड्रोम है, ये किडनी के डिसऑर्डर है और एल्वुलाई का डिसऑर्डर है, ये भी इसके अंदर भी क्या बनता है, बेसिकली एंटीबॉडीज बनती हैं। क्लियर? इसी तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट जो एक्सोजेनस की अगर हम बात करें तो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, अगर किसी पेशेंट को गलत ब्लड लग गया, ए को बी लग गया, बी को ए लग गया, उसके अंदर भी क्या होता है कि अब वो एंटीजन फॉरेन थे, ठीक है, आए बाहर से, तो बॉडी एकदम से अटैक कर दे, क्योंकि नेचुरली एक्टिंग एंटीबॉडीज होते हैं। अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो मेरे अंदर जो है बी एंटीबॉडीज होंगे, और अगर मुझे बी का ब्लड ग्रुप लगता है तो उसी वक्त वो अटैक कर देंगे। एंटीजन एंटीबॉडीज पहले से मौजूद है, एंटीजन आया तो एकदम से अटैक कर देंगे। तो इसके अंदर भी क्या हुआ कि एंटीबॉडी ने डायरेक्टली एंटीजन के साथ अटैच किया, या तो वो कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करके डिस्ट्रॉय करेगा या इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को जनरेट करेगा और उस तरीके से आरबीसी जो है वो डिस्ट्रॉय। इसी तरह से ग्रेव्स डिजीज, जिसको जो हाइपोथायराइडिज्म कॉज करती है, ग्वाइटर, ठीक है, जिसकी वजह से होता है। ग्रेव्स डिजीज में भी क्या होता है कि एंटीबॉडीज बन जाती हैं अगेंस्ट द थायरॉक्सिन, थायराइड सेल्स। क्लियर? थायराइड सेल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती हैं और एंटीबॉडीज जाकर उस पर लग जाती है। ये क्यों बन रही है? बेसिकली कि बॉडी के अंदर जो चेक मैकेनिज्म है, चेक सिस्टम है, जिसने कि बॉडी को और डिलीट करने ऐसे सेल्स को जो कि अपनी एंटीजन से अगेंस्ट अटैक कर सकते हैं, वो वीक हो गया है, एबनॉर्मल हो गया, उसमें कोई म्यूटेशन आ गई, तो बॉडी अपने ही अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है और वो एंटीबॉडीज अल्टीमेटली क्या करती हैं, वो एंटीबॉडीज जो है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को जनरेट करते हैं और समटाइम्स डायरेक्टली तौर पर भी अटैक करती हैं, जिसकी वजह से पेशेंट के उस ऑर्गन में कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं। क्लियर? Third type of the immune hypersensitivity reaction is the antigen antibody complex mediated. इसके अंदर क्या हुआ कि डायरेक्टली तौर पे एंटीजन जाके एंटीबॉडी जाके एंटीजन के जो सेल के ऊपर था उस पर नहीं लगा, बल्कि एंटीजन सर्कुलेशन के अंदर था, बॉडी की सर्कुलेशन में था, तो एंटीबॉडी ने जाके सर्कुलेशन के अंदर उसके साथ अटैच किया। अब एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बन गया। क्लियर? अब वो जो कॉम्प्लेक्स बना है, अब ये सर्कुलेशन में आया है, अब ये मुख्तलिफ ऑर्गन में जाके डिपॉजिट हो रहा है। जिस ऑर्गन में जाके ये डिपॉजिट होगा वहां पे ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को जनरेट करेगा, और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट होगा तो वहां पे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स भी एक्टिवेट होंगी, मैक्रोफेजेस भी पहुंचेंगे, न्यूट्रोफिल्स भी पहुंचेंगे, और उस ऑर्गन को जहां पे वो डिपॉजिट हुआ जाके उसको अटैक करेंगे, उसको डिस्ट्रॉय करेंगे और उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस कॉज होंगी। क्लियर? इसके अंदर भी आपके पास आईजीजी आईजीएम दोनों एंटीबॉडीज इन्वॉल्व हो सकती हैं। अच्छा, टाइप 3 के अंदर भी आपके पास दोनों एंटीजन और आईजीजी और आईजीएम दोनों एंटीबॉडीज इन्वॉल्व हो सकती हैं। क्लियर? तो इसके जो एग्जांपल्स हैं, एसएलई वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ दिस एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन, सिस्टेमिक लूपस एरिथमेटोसिस। ये एक बेसिकली ऑटोइम्यून डिजीज है जिसके अंदर मुख्तलिफ ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, इसी तरीके से स्किन इन्वॉल्व होती है, किडनीज इन्वॉल्व होती हैं। तो ये बेसिकली क्या है कि एंटीजन जो है सर्कुलेशन में था,
और एंटीबॉडीज के साथ अटैच हुई, क्लियर, और वो एंटीबॉडी जो है अब कॉम्प्लेक्स बना के सर्कुलेशन में गई और जहाँ जहाँ पे वो डिपॉजिट होगी वहाँ वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आएगा। इसी तरीके से ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, क्रॉनिक एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, उसके अंदर भी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स बन के अल्टीमेटली जाके डिपॉजिट हो जाता है ग्लोमेरुलस में। तो जब ग्लोमेरुलस में डिपॉजिट होता है तो वहाँ पे रिस्पॉन्स जो है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट होता है और वो फिर किडनी का ग्लोमेरुलस डैमेज होता है। जब किडनी का ग्लोमेरुलस डैमेज होता है तो अब वहाँ से सारी फिल्ट्रेशन होनी थी, सिर्फ जो है आपके पास मेटाबोलाइट्स जो है यूरिया क्रेटिनिन जो है ना वो फिल्टर होने थे, बाकी प्रोटीन बाहर रहनी थी, सेल्स बाहर रहने थे, वो सेल्स भी निकलना शुरू हो गए, प्रोटीन भी निकलना शुरू हो गए, वो ग्लोमेरुलस के जरिए से वो फिर यूरिन के जरिए से पास आउट होना शुरू हो गए। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जिसके अंदर जो है कॉम्प्लेक्स आपके मुख्तलिफ ऑर्गन में जाकर डिपॉजिट होता है। इसी तरह से आर्थर्स रिएक्शन है, आर्थर्स रिएक्शन बेसिकली स्किन के अंदर ये रिएक्शन होता है, ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स जाके जो है स्किन के अंदर डिपॉजिट हो जाता है और स्किन के अंदर जाके नेक्रोटाइजिंग जो है डिफरेंट वेस्कुलाइटिस कॉज करता है, स्किन की डिफरेंट वेसल्स को ब्लॉक करता है, वो कॉम्प्लेक्सेस वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आता है, वेसल्स जो है वो ब्लॉक हो जाती हैं, वो फिर एरिया जो स्किन का है वो डैमेज हो जाता है। ये तीन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जिसके अंदर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो है मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। अब लास्ट टाइप का जो रिएक्शन है विच इज़ द सेल मीडिएटेड बेसिकली जिससे मैंने आपको पहले बताया कि तीन टाइप्स जो हैं वो तो पहली तीन टाइप्स एंटीबॉडी से रिलेटेड है। ये कौन से रिलेटेड है, टी सेल्स, हाइपर सेंसिटिव टी सेल्स या सेंसिटाइज टी सेल्स, एंटीजन बॉडी में आया, टी सेल्स एक्टिवेट हो गए, सेंसिटाइज हो गए, नेक्स्ट टाइम आया तो अब उनको जो है ना उन्होंने हाइपर एक्यूट रिस्पॉन्स शो किया, क्लियर, और क्या किया कि उन सेल्स को डायरेक्टली तौर पर जाके या तो डायरेक्टली तौर पर अटैक किया या फिर हेल्पर टी सेल्स के जरिए से बी सेल्स को एक्टिवेट किया और बी सेल्स और टी सेल्स ने मिलके जो है उस ऑर्गन को डिस्ट्रॉय करना शुरू किया, क्लियर। तो इसकी जो एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स में जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो है आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस बेसिकली इज एन ऑटोइम्यून डिजीज जिसके अंदर आपके पास ये जो स्मॉल जॉइंट्स हैं इसके अंदर जो आपके पास साइनोवियल मेम्ब्रेन के जो एंटीजन है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज उसके अगेंस्ट टी सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और जाके अटैक कर देते हैं। जब वो अटैक करते हैं तो एक तो डायरेक्टली साइटोटॉक्सिक टी सेल्स डायरेक्टली अटैक करते हैं, अपने ग्रेन्यूल्स रिलीज करते हैं और वो अल्टीमेटली जो है और आपके पास जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है वो डैमेज होती है, तो मोबिलिटी जो है ना जॉइंट्स की वो अफेक्ट होती है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा पेनफुल जो है ये सारा अमल होता है। इसी तरीके से डायबिटीज़ मेलाइटिस, टाइप 1 डायबिटीज़, आपके पास जो पेनक्रियाज में जो आइलेट सेल्स हैं जो इंसुलिन बना रहे हैं उसके अगेंस्ट समटाइम्स टी सेल्स हाइपर एक्टिव, उनके पास जो एंटीजन्स लगे हैं उसके अगेंस्ट जो है वो सेंसिटाइज हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं और उसको अटैक कर देते हैं। और जब उसको अटैक करते हैं तो उससे अल्टीमेटली क्या होता है कि वो सेल्स जो कि इंसुलिन बना रहे थे वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और जब वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं वो इंसुलिन बिल्कुल बनाना बंद कर देते हैं जिसकी वजह से पेशेंट को डायबिटीज़ हो जाती है। इसको टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ जिसके अंदर आपको इंसुलिन इंजेक्ट करनी पड़ती है, इंसुलिन के बगैर पेशेंट की शुगर जो है वो नॉर्मलाइज नहीं होती, क्लियर। इसी तरीके से ऐसे आपको मैंने बताया रूमेटॉइड आर्थराइटिस, डायबिटीज़ मेलाइटिस, बहुत इंपॉर्टेंट इज द ट्यूबरकुलोसिस या कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस। कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस में क्या होता है कि डिफरेंट जो आपके पास फॉरेन एजेंट्स, ठीक है, स्किन के साथ कांटेक्ट किया, स्किन के ऊपर वो एलर्जी कॉज की और एलर्जी वो सीवियर रिएक्शन के फॉर्म में चली गई तो उसको कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस कहते हैं। कुछ लोगों को कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस जैसे खास तौर पे बच्चों में जो नैपी रैश होता है दैट इज द एग्जांपल ऑफ कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस। आपने अगर किसी ने बच्चों को देखा हो, छोटे बच्चों को जिनको पैम्पर लगाया जाता है, डायपर लगाया जाता है, उनके उस एरिया में सम टाइम्स जो है एक रेडिश एरिया जो है आपको नजर आ रहा होता है जहाँ जो लाइनिंग पे जो वो बेसिकली क्या होता है कि एक फॉरेन एजेंट था जो कि स्किन के साथ टच कर रहा था, क्लियर। बॉडी ने उसको टी सेल्स एक्टिवेट हुए और उन्होंने उस एरिया को जहाँ जहाँ पे वो कॉन्टैक्ट काफ़ी देर से कॉन्टैक्ट में था अटैक किया। तो कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस इज एन अदर एग्जांपल जिसके अंदर आपके पास टी सेल हाइपर मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आता है। ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। और ट्यूबरकुलोसिस वेरी इंपॉर्टेंट। ट्यूबरकुलोसिस के अंदर मैकेनिज्म थोड़ा डिफरेंट होता है, वो भी टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है। उसके अंदर बेसिकली हेल्पर टी सेल्स जो है वो इस प्रोसेस को ऑगमेंट करते हैं जिसकी वजह से वो जो है बी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, वहाँ से प्लाज्मा सेल्स भी आते हैं, टी सेल्स खुद भी वहाँ पे मौजूद होते हैं, वो सारे मिल के एक आपको जो ग्रैन्युलोमा का मैंने स्ट्रक्चर पढ़ाया था वो मिल के अल्टीमेटली ग्रैन्युलोमा बना देते हैं। लेकिन इनिशिएटिंग जो फैक्टर्स होते हैं, इनिशिएटिंग जो रोल है वो टी सेल्स का है। टी सेल्स इनिशिएट करते हैं
वो बी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, बी सेल्स वहाँ पे पहुँचते हैं, वहाँ पे फिर वो प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होते हैं, वो प्लाज्मा सेल एंटीबॉडीज़ भी बनाते हैं। लेकिन साथ ही साथ आपके पास जो टी सेल्स हैं वो डायरेक्टली तौर पे वहाँ पे जो आपके पास माइक्रोबैक्टीरिया है, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस का, उसको एसिफास बेसिल है, उसको अटैक भी करते हैं, वो बी सेल्स को भी एक्टिवेट करते हैं, और ओवरऑल पूरा पूरा एक ग्रैन्युलोमा का स्ट्रक्चर वहाँ पे बन जाता है। तो इस तरीके से जो है आपके पास हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन बॉडी के अंदर